हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे इस एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप लोग जेपीएससी प्री यानी कि 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने इसी चैनल पे जेपीएससी से रिलेटेड सारे सिलेबस को डाल दिया हूँ। आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए। और हम लोगों ने शुरू किया था जेपीएससी प्री के जितने भी फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 11 जेपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन मैं सिलेबस वाइज कवर करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक मैंने दोस्तों हिस्ट्री का सिलेबस वाइज पीवाईक्यू जो है शुरू कर दिया हूँ। इससे पहले आप लोग एक वीडियो जाके देख लीजिए जिसको मैं प्राचीन भारत से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन जेपीएससी के पेपर 1 में पूछा जाता है प्रीलिम्स में, उन सारे पाँचों क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया है एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे आपको फर्स्ट जेपीएससी एग्ज़ाम से लेकर 11 जेपीएससी एग्ज़ाम तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से, सारे क्वेश्चन को डाला है, पूरा डिटेल वाइज डाला है। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। अगर आप लोग नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए, आज हम लोग लेके आए हैं दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री का यानी कि मध्यकालीन भारत से रिलेटेड फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 11 जेपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और सारे क्वेश्चन का क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन का पूरा डिटेल वाइज लेके आया हूँ। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग एक सेकंड चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस का तैयारी करते हो, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट होने वाला है। क्योंकि यही आप लोग ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। एसएससी का क्वेश्चन इसमें रिपीट हो जाता है, यहाँ का क्वेश्चन जेपीएससी में रिपीट हो जाता है, जेपीएससी वाला आपको एनटीपीसी में दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को सबको क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देख लेना ताकि सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाए। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूं कि पेपर 1 जो होता है वो जनरल सामान्य अध्ययन प्रथम में आप लोगों का 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत से, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन और 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत से। तो प्राचीन भारत का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अभी आज मैं कराने वाला हूँ मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो अभी तक पूछा जा चुका है। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। 11 जेपीएससी प्री एग्ज़ाम, ठीक है, 17/3/2024 में हुआ है। तो यहाँ पे देखना है कि मेडाइवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, जेपीएससी ने पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले बताना कि जो मनसबदारी व्यवस्था था उसको किसने लागू किया था, अकबर ने। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया कि मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था, तो कौन होता है, वकील, वजीर, नमीर बख्शी या फिर सद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मीर बख्शी। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे मीर बख्शी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं इससे जानकारी क्या है कि मीर बख्शी मुगल प्रशासन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद था। यह व्यक्ति मनसबदारी व्यवस्था के संचालन के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया ना, हो सके आपको एनटीपीसी में देखने के लिए मिल जाए, हो सके एसएससी में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना कि मीर बख्शी जो होते थे ना, वो मनसबदारी व्यवस्था को संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, और उसके प्रमुख कार्यों में क्या क्या शामिल था, मनसबदारों की नियुक्ति करता था, वो वृद्धि और स्थानांतरण की सिफारिश भी करता था, और उनके सैनिक बल और घोड़ों की जांच, चेहरा और दग की निगरानी भी करते थे। ठीक है, चलिए, वकील क्या करते थे मनसबदारी व्यवस्था में, देखिए यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आगे चल के हो सके जेपीएससी में भी पूछा जाए। तो वकील क्या करते थे, सम्राट का प्रतिनिधि होते थे या प्रधानमंत्री जैसा पद था, पर सीधे मनसबदारी से जुड़ा हुआ नहीं था वकील। ठीक है, उसके बाद क्या था, वजीर वित्त मामलों यानी दीवानी आला का प्रमुख होता था। देखिए, कल को क्वेश्चन ये भी बन के आ जा सकता है। ठीक है, कि मनसबदारी व्यवस्था में वजीर का क्या काम होता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, वित्त मामलों का प्रमुख होता था। सद्र क्या करता था, धार्मिक और न्यायिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो अभी मैंने आप लोग को लिए बता दिया। ठीक है, वजीर वित्त मामलों के देखता था और सद्र जो होते थे वो धार्मिक और न्यायिक मामलों को देखता था। किस व्यवस्था में, मनसबदारी व्यवस्था। और ये व्यवस्था कौन लाया था, अकबर ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोग देख सकते हैं। सेकंड नंबर पर पूछा है, मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरफ से होगा, मैं अभी आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, पहला है खजाना, फिर है चांदनी, फिर है मुहर, फिर है बिका। तो इसका राइट आंसर जो है वो है खजाना। जेपीएससी ने अपने आंसर की में खजाना दिया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो खजाना का मतलब क्या है कि मुगल काल में पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को खजाना कहा जाता था। ठीक है,
और ये शब्द उन सिक्कों के लिए इस्तेमाल होता था जो पिछले शासनकाल में ढाले गए थे और अब प्रचलन से बाहर हो गए थे। देखिए, खजाना का मतलब है ये ऐसे सिक्के हैं जो उस समय ढाले गए थे और अभी उनका अस्तित्व नहीं है, ख़त्म हो गया। ठीक है। और दूसरी बात है चालनी। बहुत सारे किताबों में इसका राइट आंसर चालनी भी दिया है, बट चालनी का मतलब क्या है मैं अभी बता देता हूँ। चालनी ये शब्द उन सिक्कों के लिए इस्तेमाल होता था जो वर्तमान या पिछले वर्ष में ढाले गए थे और अभी भी प्रचलन में थे। मतलब चालनी का अर्थ है ऐसे सिक्के जो पिछले समय में तो ढाले गए बट अभी भी चल रहा है, वो कंटिन्यू है। और खजाना का मतलब है पिछले वर्ष में ढाले गए हैं बट अभी चलन में नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। चलिए, मुहर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। मुहर ये एक सोने का सिक्का था जो मुगल काल में इस्तेमाल होता था। दाम का मतलब क्या होता है, ये एक तांबे का सिक्का था जो मुगल काल में इस्तेमाल होता था। रुपया ये एक चांदी का सिक्का था जो मुगल काल में इस्तेमाल होता था। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी, एसएससी और बीपीएससी में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप लोग को एकदम याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर 11 जेपीएससी में तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, खास करके मेडावल हिस्ट्री, तो आप लोग को विजयनगर साम्राज्य जरूर ही रट के रखना है। चाहे आप एनटीपीसी में जाओ, एसएससी में जाओ, जेपीएससी दो, बीपीएससी दो, कोई भी एग्जाम दो, आप लोग को विजयनगर का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। सबसे पहले बताइए, विजयनगर की स्थापना किसने किया था। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे थे, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे थे। और इसकी राजधानी को जरूर से जरूर कमेंट करके बताना आप लोगों को। ठीक है। देख लेते हैं। सही उत्तर तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर का अस्तित्व था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। देखिए, मैंने ही बता दिया। ठीक है। जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक राज्य में, उसकी राजधानी हम्पी। यह नगर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ। कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। जब जियोग्राफी की क्वेश्चन लाऊंगा ना, तब मैं सारी नदियों को भी करा दूंगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है। और ये चीज़ आप लोग को कमेंट करके बताना कि हम्पी को कब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया था। ठीक है। आप लोग को उसका मतलब ईयर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। लाल महल बलबन ने बनाया था, हिंडोला महल होशंग शाह ने बनाया था, या जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था, या फिर लाल दरवाज़ा मस्जिद विजय राजे ने बनाया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल महल जो है बलबन ने नहीं बनाया था। देखिए, लाल महल इतिहास में बहुत बार बनाया गया, मतलब बहुत से महलों को नाम लाल महल है। ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है। तो इसको तो बलबन ने नहीं बनाया। बाकी हिंडोला महल होशंग शाह ने बनाया, जहाज महल को गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया, और लाल दरवाज़ा मस्जिद को बीबी राजे ने बनाया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। लाल महल ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लाल महल का निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, यानी कि देवगिरी महाराष्ट्र में करवाया था। ठीक है। ये बलबन से संबंधित नहीं है, इसलिए ये सुमेलित गलत है। बी नंबर, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है, इसे होशंग शाह ने बनाया था। ठीक है। याद रखिएगा, प्लेस जगह पूछा जाता है कि हिंडोला महल, जैसे एक अभी मान लीजिए निर्माणकर्ता पूछा, कल को ये भी पूछ सकता है कि हिंडोला महल किस प्लेस पे है, तो प्लेस भी याद रखना, ये मध्य प्रदेश में मांडू में है। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या था, जहाज महल, ये भी कहाँ है, मांडू में है, लेकिन इसको निर्माण किसने कराया था, गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। उसके बाद है लाल दरवाज़ा मस्जिद। लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसका निर्माण बीबी राजे यानी कि सरकी शासक की पत्नी ने करवाया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन 11 जेपीएससी का 5वां क्वेश्चन मेडावल हिस्ट्री का क्या पूछा गया था। देखिए, निम्न में कौन जहांगीर समय का चित्रकार नहीं है, बताइए जहांगीर के समय का इनमें से कौन सा चित्रकार नहीं है, मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समद या अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ख्वाजा अब्दुल समद जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है। मतलब अबुल हसन है, मंसूर भी है, मनोहर भी है, ख्वाजा अब्दुल समद जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो ये किसके समय का है अभी देख लेते हैं। ठीक है। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता था। ठीक है। उसने चित्रकारों को बहुत संरक्षण दिया और कई प्रसिद्ध चित्रकार उसके दरबार में रहे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार क्या होता था, देख लीजिए, मंसूर प्रकृति पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर, जहांगीर ने उसे उस्ताद की भी उपाधि दी थी। ठीक है।
एक तरफ से मनोहर अकबर के समय में चित्रकार भी थे, लेकिन जहांगीर के दरबार में भी कार्यरत रहते थे, ठीक है। दूसरा जो अबुल हसन, ये जहांगीर ने इसे नादिर उस जमाना काल का अद्वितीय व्यक्ति की उपाधि भी दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था 11 जेपीएससी एग्जाम के 5 मेडावल हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं 7 जेपीएससी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसको, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेब संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है। देखिए इसका क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये सेब संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद समझा जाता था, तो इस संग्रह का क्या नाम बताया गया है, ठीक है। तिरुमुराई, तोल्कापियम या फिर शिल्प दधिकारम या फिर मणि मेखलई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तिरुमुराई, ठीक है। इसका राइट आंसर तिरुमुराई। इसके बारे जान लेते हैं। हाँ, तिरुमुराई। तोल्कापियम तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर सबसे पुराना ग्रंथ भक्ति साहित्य नहीं है। देखिए यहाँ पे मतलब आप लोग एक चीज़ बेस्ट फैक्ट क्या है कि तोल्कापियम जो तमिल व्याकरण से रिलेटेड है। दूसरा बात यह है कि ये काव्य शास्त्र पर सबसे पुराना ग्रंथ है। कल को ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में ये बन के आ जाएगा कि तोल्कापियम इनमें से कौन से भाषा के व्याकरण से संबंधित है, तो वो तमिल व्याकरण से संबंधित है और ये सबसे पुराना ग्रंथ है और भक्ति साहित्य नहीं है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, शिल्प दीकारम, यानी कि ये संगम कालीन एक प्रमुख तमिल महाकाव्य है, ये भी तमिल भाषा से रिलेटेड है और ये नायक कीनी और कन्नगी की कथा है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर वाला क्या था, मणि मेखलई, ये शिल्प दीकारम का अनुक्रम यानी कि बौद्ध नायिका की कथा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जो आप लोग के आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 2nd नंबर क्वेश्चन 7 जेपीएससी में क्या पूछा, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों यानी कि हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की। देखिए 11 जेपीएससी में पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे हैं, ठीक है। और 7 जेपीएससी में क्या पूछा था कि ये जो विजयनगर है ना, इसका निर्माण किसने किया था, स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप लोग को पूरा रट के जाना, ठीक है। तो ये विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने करा था, ठीक है। चलिए विजयनगर राज्य की हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों पहले काकतीय राज्य में सेवा में थे, फिर मुस्लिम आक्रमण के बाद दिल्ली सुल्तान के अधीन आए थे, ठीक है। बाद में उन्होंने संत यानी कि विद्यारण्य की प्रेरणा से स्वतंत्र होकर दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना भी की और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर आप लोग 7 जेपीएससी के क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो 11 जेपीएससी की वो क्वेश्चन आसानी से बनता है, ठीक है। चलिए तो यही एक मतलब एक लाइव प्रूफ आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए मैंने पूरे डिटेल में इनको लेके आया ताकि आप लोग के जो 14 जेपीएस है ना उसमें यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। बताना है आप लोग को 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, दिल्ली एवं अजमेर में, दिल्ली एवं लाहौर में, अजमेर एवं दिल्ली में, लाहौर एवं अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली एवं अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, ठीक है। किसने बनाया अभी जान लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनाया था, ठीक है। किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कब, 1192, ठीक है, ईस्वी में बनवाए थे। ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में, ठीक है। चलिए और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, ये अजमेर राजस्थान में, याद रखिएगा। ये एक पूर्व जैन हिंदू विद्यालय या मंदिर था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कराया। इसका निर्माण कार्य मात्र 2.5 दिन में पूरा हुआ, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख सकते हैं आप लोग। 4th नंबर क्या पूछा, मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। बताइए ये क्या था, फारस अरब का, तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, फारस अरब तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, या फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर 7 जेपीएससी में 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। आप लोग को ये क्वेश्चन मैंने प्राचीन इतिहास में भी कराया, ठीक है। तो ये मिस्टेक से यहाँ पे आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रामानुजाचार्य, ठीक है। तो दोस्तों ये था 7 जेपीएससी के मेडावल हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6 जेपीएससी के मेडावल हिस्ट्री के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग को क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर नए हो तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं सिलेबस वाइज सारे क्वेश्चन डालने वाला हूँ, पेपर 1 का, पेपर 2 का, झारखंड के भी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे, और
एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं बहुत सारा लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एसएससी, एनटीपीसी, बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 6 जेपीएससी के क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। देखिए उस समय क्या होता था ना कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग होता था, तो प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई बताइए। मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी या निकोलो कोंटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी, ठीक है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में और भी। तो सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी ये जो थे ना एक फ़ारसी लेखक और इतिहासकार थे। सबसे पहले तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये फ़ारसी के लेखक हैं। कल को क्वेश्चन इनके नाम पे ये पूछ दे कि ये किस भाषा के लेखक थे, तो फ़ारसी भाषा के लेखक थे, जिसने 13वीं शताब्दी में भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्ज की, ठीक है। उसकी रचना क्या है, जवामे उल हिकायत में भारतीय महासागरों में चुंबकीय दिशा सूचक के प्रयोग के प्रारंभिक वर्णन भी मिलता है। कल को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवामे उल हिकायत ये जो रचना है ना ये किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये आप लोग को नोट्स में भी उतार लेना है, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में भी आसानी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। सेकंड क्या पूछा था, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टित होते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा या अलाई दरवाजा या फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बलबन का मकबरा में आपको देखने मिलता है मेहराब, ठीक है। देखिए बलबन का मकबरा का निर्माण कब हुआ, 1287 ईस्वी में, दिल्ली में महरौली क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है, महरौली क्षेत्र दिल्ली में। यहीं पर भारत में प्रथम वास्तविक मेहराब और गुंबद का प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, एसएससी के क्वेश्चन में बहुत बार ये मैंने पढ़ा भी है, ठीक है, कि ये भारत का पहला ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मेहराब और गुंबद का प्रयोग हुआ दिल्ली में हुआ है। और ये किसका मकबरा है, बलबन का मकबरा है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न का आशय प्रथम ऐतिहासिक प्रयोग है तो ये बलबन का मकबरा सही है, लेकिन यदि प्रश्न का आशय पहली पूर्ण विकसित वास्तुकला जिसमें सच्ची मेहराबों का प्रयोग हुआ है तो जेपीएससी द्वारा अलाई दरवाजा को सही मानना औपचारिक रूप से स्वीकार है। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन था इसीलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि वास्तविक मेहराब और गुंबद का प्रयोग कहाँ हुआ, सबसे पहले तो बलबन का मकबरा में हुआ है। लेकिन अगर पूछे विकसित वास्तुकला की सच्ची मेहराब तो वहाँ पर अलाई दरवाजा में हुआ है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, बताइए, चिश्ती, नक्शबंदी या सुहरावर्दी या कादरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर सूफी संत था, ठीक है, मतलब सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी संप्रदाय एक अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था जो शरिया यानी कि इस्लामी विधि के कठोर पालन पर जोर देता था। और इस संप्रदाय के सूफी संत आमतौर पर भक्ति, संगीत, समाधि और कव्वाली जैसे तरीकों से दूर रहते थे, ठीक है। वे आंतरिक साधना यानी कि मुराकाबा और मौन और एकांत में करने में ज़्यादा बल देते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार किसने किया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, शेरशाह, जहांगीर या औरंगजेब। तो शेरशाह ने शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के रुपये का प्रारंभिक और व्यवस्थित रूप से प्रचलन कराया। शेरशाह ने एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली शुरू की। उन्होंने लगभग 11.53 ग्राम चांदी का 1 रुपया चलन में लाया। यह रुपया बाद में मुगलों और ब्रिटिश शासन तक चलता रहा और उसने तांबे के दाम और सोने के असरफी सिक्के भी जारी किए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जो आप लोग के एसएससी जेपीएससी एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इनका आप लोग क्या करें, नोट्स जरूर से ज़रूर बना लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को बता दूं 6 जेपीएससी में पूछे गए हैं, मेडावल हिस्ट्री से पूछे गए हैं। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के प्राचीन इतिहास से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूट में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको बताना कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो हकीक हिंद, इब्न मिस्काविया, तहजीब अल अखलाक यानी कि सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी, कुंजुल तिजार अब्दुल वाहिद विल ग्रामी और जवामी उल हिकायत वेलक अल कवायक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 3
यानी कि हकीक हिंद, इसको किसने लिखा? अबुल वाहिद बिलग्रामी। B1 यानी कि तहजीबुल अल अखलाक ने क्या लिखा? इब्न मिसकाविया। ठीक है, उसके बाद C4, उसके बाद D2। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं 5 JPSC एग्जाम में क्या पूछा गया 2013 में। ठीक है, मेडावल हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन क्या है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके बारे जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी ने अपने प्रशासनिक सुधारों और राजस्व व्यवस्था के लिए प्रसिद्धि पाई। ठीक है, उसने भूमि कर को बढ़ाकर उत्पादन का लगभग 50% कर दिया। यह कर खालसा भूमि यानी कि राज की भूमि पर लागू होते थे। ये भी जानना जरूरी है कि ये किस भूमि पर लागू होते थे? खालसा भूमि में। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य था अमीरों की आर्थिक शक्ति को सीमित करना और अधिक राजस्व संग्रह करना और बाजार नियंत्रण नीति सफल बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? बताइए। कृष्ण देवराज, हरिहर, राजेंद्र चोल या बुक्का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण देवराय। ठीक है, कृष्ण देवराय किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, मैंने बताया आप लोग को पहले ही कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाते हो, अगर वहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग विजयनगर साम्राज्य को रट के जाएं, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कृष्ण देवराय, इनका राज्यकाल कब से कब तक था? 1509 से 1529 तक। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का महान शासक था, उसे आंध्र भोज की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसे यह उपाधि क्यों दी गई? देखिए, उन्हें आंध्र भोज की उपाधि क्यों दिया गया? वो तेलुगु भाषा और साहित्य का महान संरक्षक था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कल को क्वेश्चन ये बन सकता है और बन भी गया है। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्ण देवराय है वो किस भाषा के महान संरक्षक थे? तो वो तेलुगु भाषा और साहित्य का महान संरक्षक थे। उसने कई तेलुगु कवियों और विद्वानों का आश्रय भी दिया, खुद भी एक कवि और लेखक था कृष्ण देवराय। उसकी प्रसिद्ध रचना क्या था? अमुक्त मालियत तेलुगु भाषा में। वो धर्म, कला, संगीत और स्थापत्य का संरक्षक था, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन काल में भोज राजा मालवा के राजा हुआ करते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में साबित हो, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नोट्स जरूर से जरूर बना ले कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पूरनमल, मालदेव, राणा सांगा या हेमू? तो आप लोग को पता होना चाहिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हेमू। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं। वो एक सामान्य व्यापारी परिवार से उठकर अफगान शासन में एक शक्तिशाली सेनापति और बाद में स्वयं शासक बना। ठीक है, हेमू ने अदाली यानी कि अफगान शासक के अधीन रहते हुए 22 लड़ाइयाँ लड़ी। कितना लड़ाइयाँ? 22। ठीक है, जब हुमायूं की मृत्यु और अकबर की अल्प आयु थी तब हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि देकर स्वयं को सम्राट घोषित किया था। कब? जब अकबर छोटे थे और हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम पे। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में वो अकबर और बैरम खां की सेना से पराजित हुआ और मारा गया। देखिए, हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? 1556 में अकबर और बैरम खां की सेना के साथ हेमू का हुआ था। ठीक है, जिसमें हेमू जो है हार गया था, विक्रमादित्य बुरी तरह से हारा था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जाप्ती, दहसाला, नसक या कनकुट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दहसाला। ठीक है, चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। दहसाला प्रणाली को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उसके राजस्व मंत्री यानी कि टोडरमल द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आया वो आया है टोडरमल। ठीक है, कल को क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अकबर के शासनकाल में इनमें से कौन से व्यक्ति राजस्व मंत्री हुआ करता था? तो टोडरमल हुआ करता था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स में जरूर से जरूर उतार लें। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुआ था? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना या शहजादा मुराद या शहजादा दानियल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहजादा सलीम के कारण हुआ था अबुल फजल का मृत्यु। ठीक है, क्यों हुआ था अभी देख लेते हैं। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक और आईने अकबरी एवं अकबरनामा के लेखक है। देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को क्या सीखने मिला?
मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 14 जेपीएससी में जितना मैं ये डिटेल से बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका भिड़ेगा। मान लीजिए कल को क्वेश्चन यही बन जाए, ठीक है, कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बेहद करीबी और प्रभावशाली सलाहकार भी माने जाते थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी कि प्रतिषेध लगाया था? ठीक है, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था ना, तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया था अपने काल में, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं जहांगीर के बारे में। भारत में तंबाकू का आगमन 16वीं सदी के अंत में हुआ, जब पुर्तगाली व्यापारी इसे लाए। देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि तंबाकू भारत में किन्होंने लाया था? ब्रिटेन, ब्रिटिश, डच, ठीक है, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? पुर्तगाली। बहुत सारे एसएससी में बहुत बार पूछा है, यहाँ तक कि शायद यूपीएससी में अगला साल ही पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि तंबाकू को भारत में किसने लाया था, ठीक है। वो बार बार पूछते रहता है कि भाई आम कौन लाया था, ठीक है, फलों के नाम भी पूछते रहते हैं कि ये कहाँ से आया था, ठीक है। तो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि पुर्तगाली के द्वारा भारत में तंबाकू लाया गया था, ठीक है। कल को क्वेश्चन यही फ्रेम हो जाए, कुछ ठीक नहीं, ठीक है। धीरे धीरे इसका उपयोग भारत में फैलने लगा, विशेषकर हुक्के के रूप में। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी में तंबाकू के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और नैतिक कारणों से इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, ठीक है। यह आदेश मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक कारणों से था, हालांकि इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो सका, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ जेपीएससी एग्जाम 2010 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था मेडावल हिस्ट्री से, यानी कि मध्यकालीन भारत से, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है, ठीक है। गलत युग्म क्या है? चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध में है, या ओलिया मध्य प्रदेश में, या फिरदौसी बिहार में? तो आप लोग को बताना कि इनमें से गलत कौन सा है, तो ओलिया मध्य प्रदेश यही गलत है, ठीक है, बाकी तीनों सही है, ठीक है, ये गलत है। बाकी चिश्ती दिल्ली और दोआब में थे, सुहरावर्दी सिंध में थे और फिरदौसी बिहार में थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, अदर एसएससी एग्जाम एलटीपीसी में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो बाबर, कृष्णदेवराय, जहांगीर और शेरशाह सूरी? तो आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने? शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे ऐतिहासिक रूप से सड़क के आजम कहा जाता है, का निर्माण पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह सड़क भारत के पूर्व बंगाल से पश्चिम काबुल तक फैली हुई है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से ये आपका काबुल तक फैला हुआ है। यह प्राचीन उत्तरी पथ का आधुनिक रूप था, ठीक है। कल को ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इनमें से किस सड़क को या किस रोड को प्राचीन उत्तरी पथ के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, याद रखिएगा। शेरशाह ने इस सड़क के किनारे सराय, कुएँ, वृक्ष, मील के पत्थर और पुलिस चौकियाँ भी बनाई थी। यह आज भी भारत के सबसे ऐतिहासिक सड़कों में से एक मानी जाती है और आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 इसका भाग है, ठीक है, NH2 इसी का भाग है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? बताइए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फरिश्ता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी जो है, इसका मूल नाम क्या है? अबू रेहान अल बरूनी, ठीक है। वो महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नहीं, और फैक्ट जान लेते हैं। अल बरूनी जो है एक फारसी मूल का महान विद्वान थे, ठीक है, इनका भाषा क्या था? फारसी। और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और इतिहासकार भी थे, ठीक है। उसने भारत में रहकर हिंदू धर्म, दर्शन, खगोल शास्त्र और गणित का गहन अध्ययन किया, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट के महान ज्ञाता थे, ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, याद रखिएगा। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कवि, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और फरिश्ता अकबर के बाद के काल में इतिहासकार था, ठीक है। तीनों के बारे में भी बता दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 3rd जेपीएससी एग्जाम 2008 में मेडावल हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर यानी कि तुरुस्क दंड लगाया था? जयचंद्र, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव या विजय चंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रदेव, ठीक है। चंद्रदेव गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का तुरुस्क दंड लगाया था, ठीक है। इसके बारे जान लेते हैं, ठीक है। चंद्रदेव को तुरुस्क दंड कर लगाने वाला गढ़वाल शासक माना गया है। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक भी था, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पे और एक चीज़
मोस्ट चीज़ है कन्नौज, ठीक है। तो गढ़वाल वंश का राजधानी क्या था? कन्नौज था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है 14 JPSC में, ठीक है। और मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था भी किया था। उसने तुर्क आक्रमणों से सुरक्षा के लिए तुरुष्क दंड लगाया, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि उन्होंने किसके संरक्षण के लिए मतलब ये लगाया था, तो तुर्क आक्रमणों के रक्षा मतलब आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति अपनाई? बताइए, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबल, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबल ने लगाया था, ठीक है। बलबन सीमा विस्तार नहीं बल्कि सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी, ठीक है। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी ने शासनकाल में सीमा विस्तार पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सामंती विद्रोह का दमन और दिल्ली सल्तनत को स्थिर रखने में अभिरुचि ली, ठीक है। उसने न्याय की कठोरता यानी कि जी एल्फ से और राजशाही की प्रतिष्ठा पर जोर दिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जो आगामी एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होगा। हो सके कल को एग्जाम में यही फ्रेम हो जाए, ठीक है, कि न्याय की कठोरता और राजशाही की प्रतिष्ठा किसकी देन है, ठीक है। किसने जोर दिया था? तो बलबल ने दिया। मंगोल आक्रमण से रक्षा पर जोर दिया लेकिन नए क्षेत्र विजय नहीं किए। उसकी नीति थी शक्ति और डर से शासन करना, ना कि नए राज्य जीतना, ठीक है। वो शक्ति और डर से शासन करता था बलबन, वो नए राज्यों को नहीं जीतता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, बलबल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने ही दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था, ठीक है। अकबर के बारे में और जान लेते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल सेना के संगठन और प्रबंधन के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया था। यह व्यवस्था मुगल सैन्य प्रणाली के मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत लागू की गई। बताइए, मनसबदारी व्यवस्था, ये क्वेश्चन अभी देखिए, ये 3rd JPSC की क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 11 JPSC, इवन 7 JPSC, 6 JPSC के आसपास भी पूछा गया क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 14 JPSC में, ठीक है। और अगर बन जाएगा ना तो मैं दावे के साथ उस टाइम आप लोग को लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख बातें क्या थी? मनसब पद का अर्थ होता है रैंक या पद। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक मनसबदार को 2 संख्याएं दी जाती थी, जात, व्यक्तिगत रैंक, ठीक है। और सवार होते थे घुड़सवार, सैनिकों की संख्या होती थी यहाँ। दशमलव प्रणाली के आधार पर सैनिकों को 10, 100, 500, 1000 आदि के समूह में बांटा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादी रुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी? बताइए, जहांगीर ने किस कलाकार को नादी रुज्जमा की उपाधि प्रदान की? मंसूर को, दौलत को, अबुल हसन को या बिशन दास को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन को, ठीक है। जहांगीर ने अबुल हसन को नादी रुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में इससे पहले मैंने पढ़ा था, मैंने बताया भी कि जहांगीर के दरबार में चित्रकला को बहुत ही ज़्यादा स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। और वो चित्रकला में माहिर था, विशेष रूप से प्राकृतिक दृश्यों और राजश्री चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। और जहांगीर ने उसकी कला से प्रसन्न होकर उसे प्रतिष्ठित उपाधि भी दी थी। और उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था नादिरुज्जमा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए? किसने कहा था? शिवाजी या बालाजी विश्वनाथ या फिर बाजीराव या फिर बाजीराव प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बाजीराव प्रथम ने कहा था, ठीक है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था और एक महान मराठा सेनापति भी था, ठीक है। कौन से मराठा सेनापति था वो, ठीक है। ये कथन उसने मुगल साम्राज्य की जर्जर होती स्थिति पर दिया था। उसका उद्देश्य था दिल्ली में कमज़ोर होते तख्त पर सीधा प्रहार करना और पूरे उत्तर भारत में मराठा की सत्ता को स्थापित करना, ठीक है। बाजीराव प्रथम का ये कथन था। चलिए आप देख लेते हैं 2nd JPSC, यानी कि 2nd JPSC 2006 में हुआ था। तो यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तानों का शासन देखा था? बताइए, किसने देखा था? जियाउद्दीन बरनी, शम्स ई सिराज अफीक या मिनहाज उज सिराज या अमीर खुसरो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे एक महान फारसी और हिंदी कवि, संगीतकार और इतिहासकार थे। इन्हें हिंदवी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, ठीक है, कि हिंदवी का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है। SSC NTPC में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे क्या है?
इन्होंने निम्नलिखित 8 सुल्तानों को शासन देखा था। किसने? बलबल ने, केकुबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और खुसरो खां, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक थोड़े समय तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तुगलक वंश का शासक था। वो धार्मिक रूप से कट्टर था और इस्लामी परंपरा का पालन करने वाला था। उसने हज पर जाने वाले मुसलमानों के लिए राजकोष से सहायता और सुविधाएं भी प्रदान की। वो ये मानता था कि शासक का कर्तव्य है कि वो मुसलमानों को धार्मिक कर्तव्यों से सहयोग दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? बताइए। मनसबदारी व्यवस्था बहुत बार पूछा है जेपीएससी ने और आगे भी पूछा जाएगा। विजयनगर साम्राज्य, मनसबदारी व्यवस्था, अकबर, मुगल, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी, एनटीपीसी, बीपीएससी, हर क्वेश्चन को मैं लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं हो तो हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ के रहिए, ठीक है, ताकि 14 जेपीएससी आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए तो अकबर ने कहाँ से ये जो मनसबदारी व्यवस्था है उधार ली थी? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फारस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया से मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने लिया था, ठीक है। मुगल प्रशासन की एक केंद्रीय संस्था थी जिसे अकबर ने 1571-72 में लागू किया। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक या दर्जा, ठीक है। ये प्रणाली सैनिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों के लिए बनाई गई थी और इसमें अधिकारी को एक संख्यात्मक रैंक यानी कि मनसब दिया जाता था जो उसकी स्थिति, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी तय करता था, ठीक है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने इसकी ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, सहारा बेगम या जेबुनिस्सा बेगम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। इन्होंने ही क्या किया है? ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, ठीक है। इनके बारे में और जान लेते हैं। गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य की पहली महिला इतिहासकार मानी जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने अपने भतीजे अकबर के कहने पर हुमायूं के जीवन पर आधारित हुमायूं नामा भी लिखा है, ठीक है। हुमायूं नामा भी लिखा है। इसमें बाबर, हुमायूं और कुछ हद तक अकबर के काल की भी घटनाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भाषा सरल और सजीव है जिसमें शाही परिवार की अंदरूनी झलक देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या था? बताइए। अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह के की राजधानी कहाँ था? लाहौर, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य सिंधु नदी के कश्मीर और तिब्बत तक फैला हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि उनका जो साम्राज्य था ना, सिंधु नदी से लेकर कश्मीर और तिब्बत तक फैला हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक मजबूत और संगठित राज्य खड़ा किया था और उनके शासनकाल में लाहौर न केवल एक प्रशासनिक केंद्र था बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम जो 2003 में होता। वहाँ पे मेडावल हिस्ट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या पूछे गए थे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन पूछा, तानसेन किसके दरबार में थे? बताइए। तानसेन अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और महान गायक माने जाते हैं। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में मियाँ तानसेन की उपाधि सम्मानित किया। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है और उन्होंने ध्रुपद शैली की विशेष रूप से लोकप्रिय किया था, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने, ठीक है, कि जो मियाँ तानसेन है ये अकबर के दरबार में तो थे ही, साथ में उन्होंने कौन सी शैली को ज़्यादा लोकप्रिय मतलब दिया था? तो ध्रुपद शैली को दिया था, ठीक है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और वे शुरू में स्वामी हरिदास के शिष्य और राजा रामचंद्र यानी कि रीवा नरेश के दरबारी गायक थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को याद रखना है। बाबर में अकबर उन्हें रीवा से अकबर दरबार में ले आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी एनटीपीसी एग्जाम में, ठीक है। रजिया सुल्तान ये कब से कब तक थे? 1236 से 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। वे इल्तुतमिश की पुत्री थी और उनके योग्य उत्तराधिकारी के रूप में चुनी गई थी, ठीक है। उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह शासन किया जिससे तत्कालीन दरबारी वर्ग विशेषकर तुर्क अमीर असहज हो गया, ठीक है।
चलिए, उनका शासन अल्पकालिक रहा, लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी कुशल शासक हो सकती हैं। ठीक है। हर्षवर्धन मुख्य रूप से किस धर्म संरक्षक था? ठीक है, बताना हर्षवर्धन किस धर्म का संरक्षक था। ठीक है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 647 पुष्यभूति वंश का प्रसिद्ध शासक था। प्रारंभ में वो हिंदू धर्म विशेषकर शैव मत का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो महायान बुद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण दिया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किसने दिया था? हर्षवर्धन ने दिया था। ठीक है। बौद्ध भिक्षु वेनसांग को सम्मानित भी किया था, जो उसकी सभा में एकमात्र अतिथि रहा था। ठीक है। देखिए, बौद्ध भिक्षु वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, झारखंड में बीएड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। उसने हर 5 वर्ष में प्रयाग में एक महाधर्म सम्मेलन महामोक्ष पर्व आयोजित किया, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? बताइए। मनसबदारी व्यवस्था लगभग, ठीक है, 11 जेपीएससी तक, लगभग 4 से 5 जेपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक तैयार करके जाना। मुगल सम्राट में ये अकबर के काल को, हुमायूं, जहांगीर के काल को, शाहजहाँ के काल को। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल मनसबदारी अकबर से रिलेटेड था, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ठीक है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। यह प्रथा 1571 के आसपास लागू हुई। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। इस प्रथा के तहत शासक के अधीन काम करने वाला अधिकारियों को मनसब पद प्रदान किया जाता था, जिससे उनके वेतन, सेना में योगदान और प्रतिष्ठा का निर्धारण होता था। ठीक है। चलिए, 5 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम का। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज़्यादा ज्ञानी शासक माना जाता था दिल्ली सल्तनत। ठीक है। इनके बारे जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351 को। दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान परंतु अति महत्वाकांक्षी एवं व्यवहारिक शासक माना जाता था। वह दर्शन शास्त्र, धर्म, तर्क, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र आदि विषयों में पारंगत था। उसने अरबी, फारसी, संस्कृत और यूनानी भाषाओं में भी ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। तो दोस्तों, और लास्ट में क्या कि विद्वानों और धार्मिक विचारों का संरक्षण भी देता था। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही बताया, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेपीएससी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की, सिलेबस वाइज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन थे जेपीएससी के पूछे गए हैं सारे करा दिए। अब मैंने मध्यकालीन भारत के भी करा दिया। अब लेके आऊँगा आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन जेपीएससी फर्स्ट से जेपीएससी 11 तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसी तरह से पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और पेपर 2 झारखंड के क्वेश्चन को भी जल्द से जल्द लेके आऊँगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।